तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, तो इसका बहुत प्रैक्टिकल यूज है। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ये क्वेश्चन भी हैगा इसमें है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है यूज हुआ था अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या था, वो एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए रदरफोर्ड ने किया था कि गोल्ड फॉयल गोल्ड फॉइल में। गोल्ड फॉयल पे अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड किए थे उसने। फिर उसके कुछ कुछ ऑब्जर्वेशंस थे कि ये जो है कुछ डेविएट होंगे, लार्जर डेविएशन शो करेंगे, कुछ अनडेविएटेड जाएंगे, कुछ स्मॉल डेविएशन शो करेंगे। तो उसमें क्या है कि चार्ज पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल क्या है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। तो ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को यूज करके रदरफोर्ड ने साइज ऑफ न्यूक्लियस फाइंड किया था। कि जैसे मान लो कि कोई एक चार्ज पार्टिकल है, और ये चार्ज पार्टिकल, ये जो है चार्ज पार्टिकल है कैपिटल क्यू है, कैपिटल क्यू है, और ये चार्ज पार्टिकल फिक्स्ड है। ये चार्ज पार्टिकल फिक्स्ड है, कैपिटल क्यू पॉजिटिव है, और ये फिक्स्ड है। ये जो है फिक्स्ड है। इसकी लाइन में एक चार्ज इन्फिनिटी से, वो भी प्लस क्यू चार्ज का है, प्लस क्यू चार्ज है, और मास है स्मॉल m, और ये वी नॉट स्पीड से प्रोजेक्टेड है इसकी तरफ, वी नॉट से प्रोजेक्टेड है टुवर्ड्स दिस चार्ज कैपिटल क्यू। तो हमें फाइंड करना है कि फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन द दीज टू चार्जेस, और बोलेंगे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, कि ये चार्ज पार्टिकल इस चार्ज पार्टिकल के कितना क्लोज आ सकता है, मिनिमम कितना डिस्टेंस हम ला सकते हैं फॉर गिवन दिस वेलोसिटी। तो अब जैसे इसमें देखेंगे क्या होगा कि जैसे जैसे ये चार्ज इसके क्लोज आना स्टार्ट होगा, ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, तो ये उसको जो है रिपेल करना स्टार्ट करेगा। रिपेल करना स्टार्ट करेगा तो रिपेल करेगा, तो रिपल्शन की वजह से इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे स्लो होगी। और वेलोसिटी अगर स्लो होगी तो ये इस फोर्स की वजह से इसका कुछ एक्सेलेरेशन होगा, जिसकी वजह से इसकी वेलोसिटी स्लो होती जाएगी। ये जैसे जैसे इसके तरफ आता जाएगा इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज होती जाएगी। मैक्सिमम जितना डिस्टेंस तक, मतलब मिनिमम जितना क्लोज इसके पहुंच सकता है, वो डिस्टेंस वो होगी जिस पॉइंट पे वेलोसिटी इसकी जीरो हो जाए। कि रिपल्शन की वजह से ये जो है इसको रिपेल करने लगेगा, रिपेल करने के बाद ये आते आते कहीं पे जीरो हो जाएगी। अब ये समझना है कि ये चार्ज जो है फिक्स्ड है। अगर फिक्स नहीं होता तो क्या होता, फिक्स नहीं होता तो इसके ऊपर भी वो रिपल्सिव फोर्स एक्ट करता, और उस रिपल्सिव फोर्स की वजह से ये भी मूव करना स्टार्ट करता, दोनों मूव कर रहे होते। तो वो वाला केस भी देखेंगे। अभी हम ले लेते हैं कि एक फिक्स्ड है, फिक्स्ड है और इसका मास m है, और ये मान लो फ्रिक्शनलेस सरफेस पे है, कोई भी एनर्जी को लॉस करने वाला कोई भी फोर्स नहीं है यहाँ पे। तो हम क्या लिखेंगे, इसमें इक्वेशन लिखेंगे कि वर्क डन बाई, वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करेंगे, वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस, अप्लाइंग वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ऑल फोर्सेस में तो केवल इलेक्ट्रिकल है, तो वर्क डन बाई इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो जो इलेक्ट्रिकल का वर्क डन है उसको हम लोग फाइंड कर लेंगे। हाँ, तो क्वेश्चन ये हो जाएगा कि प्लस क्यू था, फिक्स था, प्लस क्यू था, और ये फिक्स्ड है, इसके लाइन के लॉन्ग सेम लाइक चार्ज प्लस क्यू एम जो है प्रोजेक्टेड है विद स्पीड वी नॉट। तो आते आते किसी डिस्टेंस तक आते आते इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, वो डिस्टेंस हो जाएगी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो अगर कोई ये पूछता है कि अच्छा ठीक है, तो इसमें हमें वही क्लोजेस्ट अप्रोच फाइंड करना है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ये है स्मॉल डी। तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ऑल फोर्सेस में है इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब
जो पोटेंशियल एनर्जी की डेरिवेशन थी, वो पोटेंशियल एनर्जी के डेरिवेशन में क्या लिखा था कि वर्क डन, जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल फोर्स। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल का वर्क डन हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा के। तो ऐसे लिख लेंगे इसको, डेल्टा यू प्लस डेल्टा के इज इक्वल टू 0। डेल्टा यू क्या हो जाएगा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ये हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल, इसको राइट साइड लेके आएंगे, यू इनिशियल प्लस के इनिशियल। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की, कि सिस्टम में कभी भी अगर डिसिपेटिव टाइप के फोर्सेस नहीं होंगे, एनर्जी कंज्यूमिंग टाइप के फोर्सेस नहीं होंगे, तो वहां पे हमारी एनर्जी कंजर्व रहेगी। जैसे फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन अगर एब्सेंट है तो हम एनर्जी कंजर्व करा सकते हैं, और ये पॉइंट हमेशा ही वैलिड है, हमेशा वैलिड है। कि दो चार्ज पार्टिकल का अगर मूवमेंट हो रहा है, कुछ दिया हुआ है कि ये यहाँ से रिलीज हुआ, किसी डिस्टेंस तक चला गया, या एक दूसरे की तरफ प्रोजेक्ट हुए, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, इनिशियल और फाइनल की एनर्जी को हम कंजर्व कर देंगे। अब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हो कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो इनफाइनाइट पे था तो 0, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। अब फाइनल फाइनल पोटेंशियल एनर्जी व्हाट, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी फाइनली वो कितने डिस्टेंस तक आ रहा है, डी डिस्टेंस तक आ रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं के क्यू क्यू बाई डी, प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच वही है जहां तक कि वो मैग पहुंच सकता है, मतलब उस पॉइंट पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो यहाँ से हमारा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का आंसर आ जाएगा 2k/q/q बाई mv0 स्क्वायर। तो इसी में रदरफोर्ड ने क्या किया था कि ये जो स्मॉल क्यू था ना, ये स्मॉल क्यू को लिया था अल्फा पार्टिकल, और ये था गोल्ड फॉइल। गोल्ड फॉइल ही क्यों यूज हुआ था, क्योंकि गोल्ड फॉइल जो है मलिएबल है, उसको हम थिन शीट्स में जो है कन्वर्ट कर सकते हैं, तो बिल्कुल ही मिनिमम थिकनेस हम वहां से अचीव कर सकते हैं यूजिंग गोल्ड फॉइल। तो ये क्या है कि उसने डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी के अल्फा पार्टिकल खूब सारे इसके तरफ प्रोजेक्ट किए, वेरिएबल एनर्जी के, तो एनर्जी वो इंक्रीज करता गया। एनर्जी इंक्रीज करने पे वो देखा कि मैक्सिमम कितना क्लोज तक ये जा पा रहे हैं, इस चीज को उसने ऑब्जर्व किया। तो मैक्सिमम जितना क्लोज तक गए, उसी से उसने न्यूक्लियस के साइज का, न्यूक्लियस जो है यहाँ से स्फेरिकल टाइप का एज्यूम किया, और न्यूक्लियस के साइज का एस्टिमेशन किया इसी फॉर्मूले को अप्लाई करके, डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेके। आई बात समझ में? यस सर। यस सर। तो मान लो इसमें ये पूछा जाए, यस सर। इसमें ये सर क्वेश्चन, एनर्जी बढ़ाया मतलब वेलोसिटी बढ़ा दिया। हाँ एनर्जी बढ़ाया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ाया, मतलब वेलोसिटी बढ़ा दी। इसमें ये पूछा जाए कि क्या जो चार्ज स्मॉल क्यू है, उस स्मॉल क्यू का लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड है। जो यस चार्ज सर। जो चार्ज पार्टिकल स्मॉल क्यू है, फॉर स्मॉल क्यू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज वैलिड और एप्लीकेबल। क्या इस चार्ज पार्टिकल के लिए कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वैलिड है? सर नहीं, ये लग रहा है। नो सर। नो सर। सर नहीं नहीं है। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के लिए क्या होना चाहिए, फोर्स 0 होना चाहिए। अरे यहाँ पे देखो, ये जो चार्ज पार्टिकल था उसकी तो इनिशियल वेलोसिटी v0 थी, धीरे धीरे 0 हो रहा है ना वो, तो उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर तो फोर्स एक्ट कर रहा है। जब भी फोर्स एक्ट करेगा तो मोमेंटम चेंज होगा, कंजर्व कहाँ होगा। तो ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वैलिड नहीं है, इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। अब जैसे मान लो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, जिसमें कि ये कैपिटल क्यू जो है वो फ्री है, कैपिटल क्यू फ्री है। ये जो कैपिटल क्यू एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ये दोनों चार्ज प्लेस्ड हैं, यहाँ पे एक कैपिटल क्यू है जो कि फ्री है, और इसी के लाइन में, इसके लाइन में ही हम क्या करेंगे, एक चार्ज पार्टिकल हम प्रोजेक्ट करते हैं, सेम पॉजिटिव चार्ज, मास m, स्पीड, और ये है v0।
तो बताना है कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बिटवीन द चार्जेस। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बिटवीन द चार्जेस फाइंड करने से पहले दो चीजें देखेंगे कि क्या इस सिस्टम में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फॉर बोथ द चार्जेस वैलिड है। बोथ चार्जेस कंजर्वेशन ऑफ फिर सिस्टम के ऊपर वैलिड है। एंगुलर मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। बोथ चार्जेस मतलब हम दोनों को अगर एक साथ कंबाइन करेंगे, इंडिविजुअल चार्ज का तो देखा, इंडिविजुअल चार्ज का किसी भी केस में कंजर्व नहीं है, क्योंकि एक ही चार्ज है, उसके ऊपर तो फोर्स एक्ट कर रहा है, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। तो ऐसे केस में हम लीनियर मोमेंटम नहीं कंजर्व करा सकते। याद करो F इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, जहां पे अगर F जीरो होता था तब बोलते थे डेल्टा पी इज इक्वल टू जीरो, पी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यस सर। तो इंडिविजुअल के लिए नहीं वैलिड है। अब इसमें क्या होगा, इसमें ये दोनों मूव कर रहे हैं तो ये दोनों आपस में तो इलेक्ट्रिकल इंटरेक्शन होगा, इलेक्ट्रिकल इंटरेक्शन होगा तो इसके ऊपर फोर्स होगा, तो इसके ऊपर फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा और इसके ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। ठीक है, तो फोर्स होगा तो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन होगा तो वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज होगी, वो डिपेंड करेगा। जहां पे यहाँ पे तो इनिशियल वेलोसिटी कोई है नहीं, यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा, इस एक्सेलरेशन की वजह से इसकी वेलोसिटी बढ़ने लगेगी, और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा वो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसकी वेलोसिटी जो है डिक्रीज होने लगेगी। तो मान लेते हैं हम किसी एक एग्जांपल के लिए कि एक का 10 था और ये 0 था, धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, ये कुछ 2 पहुंच गया, ये कुछ 8 पहुंच गया, ऐसा कोई रेशियो नहीं होगा, बट फिर भी ऐसा करते करते जो है ये मान लेते हैं कि ये 4 है, 6 है, फिर किसी इंस्टेंट पे 5 हुआ, मतलब दोनों की वेलोसिटी क्या है, सेम है। तो दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कौन सी होगी, जिस मोमेंट पे दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाए। क्यों? क्योंकि इससे पहले तो ये फास्टर रेट से इसके तरफ आ रहा है, स्पीड में आ रहा है, इसके तरफ स्पीड में आएगा तो क्या होगा, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस धीरे धीरे डिक्रीज होती जाएगी। डिक्रीज होते होते किस मोमेंट तक डिक्रीज होगी, जब तक कि दोनों की वेलोसिटी सेम ना हो जाए। जिस मोमेंट पे दोनों की वेलोसिटी सेम होगी वही डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच होगा। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद तो इसके ऊपर फोर्स एक्ट कर ही रहा है और ये फोर्स का मैग्नीट्यूड भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो इसकी वेलोसिटी और इंक्रीज हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि फोर्स दोनों के ऊपर सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो वेलोसिटी को डिक्रीज करेगा, ये आगे निकल जाएगा, इसकी स्पीड आगे वाले की बढ़ जाएगी और ये आगे निकल जाएगा, और फिर से जो है फाइनली क्या होगा, फाइनली सब इनफाइनाइट सेपरेशन पे चले जाएंगे। ये इसके पास आया, दोनों क्लोज आए, फिर वो दूर चला गया। तो ये टोटल ओवरऑल मैकेनिज्म होगा। तो हमें फाइंड करना है कि व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो दोनों चार्जेस अगर मूविंग होंगे तो पहला ये समझना है कि डिस्टेंस मिनिमम तब होगी जब दोनों चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी सेम होगी। अब वेलोसिटी सेम होगी, अब इसमें देखोगे कि किसी भी मोमेंट पे अगर हम इनको सिस्टम लेते हैं तो क्या इनके बीच में इंटरनल फोर्स है, इंटरनल फोर्स है, कौन सा, इलेक्ट्रिकल वाला फोर्स है, इसको रिपेल कर रहा है और इसको भी रिपेल कर रहा है। बट सिस्टम लेने से दोनों के ऊपर नेट फोर्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इंटरनल फोर्सेस का सम जो है वो 0 हो जाता है। तो इसीलिए सिस्टम पे लीनियर मोमेंटम वैलिड है। अब जब फोर्स ही नहीं है तो टॉर्क आने का भी कोई क्वेश्चन नहीं है, तो टॉर्क भी 0 होगा। जब टॉर्क 0 होगा तो कोई पूछेगा एंगुलर मोमेंटम अप्लाई कर सकते हैं, हाँ अप्लाई कर सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम भी अप्लाई कर सकते हैं, मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल एनर्जी चार्ज वार्ज अगर कभी भी मूव करें, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में किया था, वो चीज हमेशा ही अप्लाई कर सकते हैं, अगर जब तक फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है। अगर फ्रिक्शन नहीं है, क्योंकि ये ध्यान रहे कि याद होगा अगर तो वर्क पावर एनर्जी में बताया था कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी जो है वो वर्क एनर्जी थ्योरम का एक स्पेशल केस है। ऐसा फील होता है कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कुछ यूनिवर्सल रूल टाइप का है, ऐसा नहीं है। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के बहुत लिमिटेड एप्लीकेशन है। तो ये स्मॉल डी डिस्टेंस, तो वही अप्लाई कर देंगे इक्वेशन कि इनिशियल काइनेटिक प्लस इनिशियल पोटेंशियल इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक प्लस फाइनल पोटेंशियल। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वो हो जाएगा हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0, क्योंकि इनफाइनाइट सेपरेशन था। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, ऐसे ऐसे दो पार्टिकल, प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी वो हो जाएगा के क्यू क्यू बाई डी।
अब बात यह है कि इसमें तो वेलोसिटी अननोन है, वेलोसिटी अननोन, इस अननोन वेलोसिटी देखोगे दो इक्वेशन फाइंड करना है, हमें क्या फाइंड करना है, डी फाइंड करना है और वी भी फाइंड करना है। दो अननोन है तो दो इक्वेशन चाहिए। एक इक्वेशन आ गया कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से, दूसरा इक्वेशन कहाँ से आएगा, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से। इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल, क्योंकि नेट फोर्स है जीरो, तो इनिशियल इक्वल टू फाइनल करेंगे तो इनिशियल मोमेंटम अगर हम लिखेंगे, मान लो ये मोमेंटम लेते हो नेगेटिव की तरफ, तो क्या हो जाएगा, माइनस एम वी नॉट था इनिशियल, दूसरे पार्टिकल का था जीरो। इसके बाद अच्छा दोनों का मास हम सेम ले लेते हैं, दोनों का मास, इसका मास भी m है और इसका मास भी m है, तो दोनों का मास जो है सेम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा m इंटू माइनस एम इंटू वी, क्योंकि याद होगा मोमेंटम अभी भी वेक्टर क्वांटिटी होती है ना, कि स्केलर हो गई वो, m इंटू वी। तो यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी v नॉट बाई टू, जो v है v इज इक्वल टू वी नॉट बाई टू, इस v नॉट बाई टू को यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा एम वी नॉट स्क्वायर, एम वी नॉट स्क्वायर और फिर 2 से 2 कैंसिल आउट है, वी नॉट स्क्वायर बाई 4 माइनस एम वी नॉट स्क्वायर, यहाँ पर तो 2 है, यहाँ पे 4 है, इज इक्वल टू के क्यू क्यू बाई डी। तो इसके बाद इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आ जाएगी। किसी को डाउट है तो बताओ भाई। तो यही डी का आंसर 4QQ बाई एम वी नॉट स्क्वायर, ये हो जाएगी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। सर थोड़ा वो मैकेनिज्म फिर से बोलेंगे सर, समझ में नहीं आया। कौन सा मैकेनिज्म? स्टार्टिंग में? हाँ सर, मतलब जो मैकेनिज्म बोले ना सर कि पहले वेलोसिटी इतना गेन करेगा, फिर से अलग डायरेक्शन में आ जाएंगे वो। अच्छा, यहाँ से इनिशियली बताया था कि मतलब कैसा है, जैसे वर्क पावर एनर्जी में ऐसे क्वेश्चन जो है सॉल्व किया होगा, ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया होगा इस टाइप का कि ऐसा है और यहाँ से एक ब्लॉक आ रहा है इसकी तरफ, तो मैक्सिमम कंप्रेशन क्या होगा इसमें। सेम टाइप का जो है सिचुएशन ये भी है, सेम टाइप की सिचुएशन ये भी है, प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है और इनफाइनाइट सेपरेशन से है। तो इनफाइनाइट सेपरेशन से जैसे जैसे क्लोज आएंगे क्या होगा, इनके ऊपर फोर्स एक्ट करना स्टार्ट करेगा, इलेक्ट्रिकल रिपल्शन, और वो हाँ सर। इलेक्ट्रिकल रिपल्शन की वजह से अब इसको, इसकी वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में है और ये फोर्स इस डायरेक्शन में है, ये फोर्स इस डायरेक्शन में होगा किसी भी डिस्टेंस पे अगर होंगे, तो इस फोर्स के वजह से इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होना स्टार्ट करेगी, क्योंकि इधर फोर्स है तो इधर ही एक्सेलेरेशन है, इधर ही एक्सेलेरेशन है तो वेलोसिटी के एंटी पैरेलल अगर एक्सेलेरेशन होता है तो स्पीड डिक्रीज होना स्टार्ट होती है, तो इसकी यस सर। स्पीड जो है डिक्रीज होगी और इसकी स्पीड इंक्रीज होगी। डिस्टेंस मिनिमम कब होगी, जबकि दोनों सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं। जैसे कि ये बताया होगा स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में कंप्रेशन मैक्सिमम कब होगा, जब दोनों ब्लॉक सेम स्पीड से मूव कर रहे जब रिलेटिव जीरो होगा। हैं, रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होगी। तो यहाँ पे भी वही पॉइंट है, तो बस वो दोनों स्पीड दोनों को इक्वेट कर देंगे, ठीक है, हाँ सर। दोनों हाँ की सर। वेलोसिटी सेम हो जाएगी, फिर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये दो अप्लाई कर देंगे। दूसरा एक इसका एप्लीकेशन, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे मान लो सर यहाँ पे चार्जेस का सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे? हाँ चार्ज का मैग्नीट्यूड लेंगे, चार्ज का मैग्नीट्यूड साइन दोनों, देखो पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में अगर हमें कैलकुलेट करना है ना, तो वहां पे चार्ज का मैग्नीट्यूड साइन दोनों पुट करेंगे। फोर्स वाले में जो बताया था, फोर्स के दो फॉर्म होते हैं, वेक्टर और स्केलर। स्केलर में केवल मैग्नीट्यूड और यहाँ पे साइन प्लस मैग्नीट्यूड, साइन प्लस मैग्नीट्यूड, ये दोनों। पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है उसमें पूरा चार्ज को चार्ज विद प्रॉपर साइन पुट करना है हमेशा, चार्ज विद प्रॉपर साइन हमेशा, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो तुम ऐसे याद रख लो कि फोर्स के इस इक्वेशन में केवल साइन नहीं पुट करना है, उसके अलावा जो भी इक्वेशन है वेक्टर फॉर्म ऑफ फोर्स और फील्ड और पोटेंशियल एनर्जी, उसमें चार्ज को साइन के साथ डाल देंगे, ठीक है। दोनों यस पॉजिटिव, सर। दोनों पॉजिटिव ही हैं तो पुट करेंगे तो
जैसे ये मान लो कि सेम इक्वेशन का एप्लीकेशन रिवर्स टाइप से है, दिया हुआ होगा कि ऐसे एक सेम चार्जेस हैं, सेम चार्जेस हैं और इनके बीच की डिस्टेंस है कुछ स्मॉल डी। दिस चार्ज पार्टिकल्स सिंप्लिसिटी के लिए एम क्यू और एम क्यू ले लेते हैं। These charge particles are placed on a smooth frictionless surface. ये दोनों charge particles smooth frictionless surface पे placed हैं. If these charge particles are released from this position, then find the velocity of each charge particle. Find the velocity of each charge particle when the distance between the charges becomes 2d. मतलब d से जो है 2d होगी तो velocity तो क्या होगा इसकी velocity? मान लेते हैं v1, मान लेते हैं v2, ठीक है। तो चार्ज पार्टिकल कभी भी मूव करेंगे और वो चार्ज पार्टिकल्स अगर फ्री हैं, फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है, फ्री है और फ्रिक्शन नहीं है, तो हमेशा क्या होगा, क्या लीनियर मोमेंटम वैलिड होगा, होगा ही होगा, एंगुलर मोमेंटम वैलिड होगा, होगा, और कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी वैलिड होगी, होगी। ये जो है कहीं पे भी कंजर्वेटिव फोर्स प्रेजेंट है तो वहां पे एनर्जी कंजर्व होती है। जैसे ग्रेविटेशन में भी है, ग्रेविटेशन में होता है कि कोई पार्टिकल जो है अर्थ के सरफेस से 30 डिग्री पे फेंक दिया गया तो कितने किस डिस्टेंस तक जाता है, नहीं जाता है, उसी टाइप का वहां पे भी जो पार्टिकल प्रोजेक्ट करने वाला है वहां पे भी मैकेनिकल एनर्जी हम कंजर्व कराते थे, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। और सेम कॉन्सेप्ट, सेम चीज ग्रेविटेशन में भी वैलिड है, सेम चीज यहाँ पे भी वैलिड है। तो तुम्हें इतना समझना है बस कि ये दोनों अगर मूव कर रहे हैं तो हमने मान लिया कि ठीक है डबल डिस्टेंस पे ये स्पीड हो जाएगी v1 v2, v1 v2 है तो क्या क्या कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वैलिड है? हाँ, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी वैलिड है और कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी भी वैलिड है, दोनों वैलिड है। कैसे वैलिड है? क्योंकि इन दोनों के बीच में केवल ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रिकल फोर्स है। इस इलेक्ट्रिकल फोर्स की वजह से ये दोनों रिपेल हो रहे हैं, तो दोनों पे जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है दोनों अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो नेट फोर्स 0 है। तो लीनियर मोमेंटम अगर कंजर्व करेंगे तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल, इनिशियल मोमेंटम था 0, फाइनल मोमेंटम क्या होगा, इस चार्ज पार्टिकल का m इंटू v2 पॉजिटिव डायरेक्शन में है और ये चार्ज पार्टिकल का m इंटू v1 नेगेटिव डायरेक्शन में, तो माइनस m इंटू v1। तो यहां से मासेस सेम है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, सेम। मासेस सेम है तो वेलोसिटी सेम होगी, दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। मासेस डिफरेंट होंगे, m होगा एक 2m होगा, तो उसके अकॉर्डिंग वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो ये दोनों की वेलोसिटी सेम है, दोनों की वेलोसिटी सेम है तो हम इसको v ले लेते हैं कि v है। अब कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक 0, इनिशियल पोटेंशियल kq स्क्वायर डिवाइडेड बाय d, फाइनल काइनेटिक हाफ mv स्क्वायर, ऐसा जो है दूसरा पार्टिकल है तो उसकी वेलोसिटी भी सेम है इसलिए इंटू 2 कर देंगे, फाइनल पोटेंशियल प्लस kq स्क्वायर बाई 2d। तो v की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से kq स्क्वायर बाई 2d, kq स्क्वायर बाई 2d इज इक्वल टू mv स्क्वायर, तो यहाँ से वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे, v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ kq स्क्वायर बाई 2md, ऐसे जो है वेलोसिटी फाइंड कर लेंगे। सर हाँ सर, जब हम वो वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करते हैं ना सर, सर तब उसमें तो मैं मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स भी तो अप्लाई करना है क्योंकि ये चार्जेस का मास होता है। हाँ, चार्जेस का मास है तो हमें ग्रेविटेशनल फोर्स भी लेना चाहिए, बट ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे इग्नोर्ड है क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही कमजोर होता है फील्ड इलेक्ट्रिकल फोर्स के रेस्पेक्ट में। तो वैसे कंसीडर हम आइडियली कंसीडर करना चाहिए बट वो कंसीडर नहीं होता है, कुछ सिग्निफिकेंट रोल नहीं है उसका। यस ठीक है, और कुछ भाई, और किसी को डाउट बताओ? तो यही सब क्वेश्चन देखो यहाँ पे सॉल्व है। अब इसमें जो है सेम क्वेश्चन जो है वैलिड है कि सेम क्वेश्चन वैलिड यहाँ पे इस केस में भी है, जैसे क्या दिया होगा, जैसे 2 चार्ज का लिया ना वैसे ही जो है 3 चार्ज का भी हो सकता है, तो इसको अटेम्प्ट करोगे,
अटेम्प्ट करोगे, मैं डाउट होगा तो इसको पूछोगे, इसको एक बार अटेम्प्ट करोगे, सेम चीजें ये ए पे है, ए पे है, इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स है नहीं, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो क्या इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास रेस्ट में है? हाँ, इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास रेस्ट में होगा, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं है। हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मान लो ये तीनों चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड हैं। अब अगर इनको इस पोजीशन से हम रिलीज करते हैं, ये जो है इस पोजीशन से अगर रिलीज हुए तो ये मूव करेंगे, और ऐसे मूव करेंगे सो दैट कि इनका सेंटर ऑफ मास रेस्ट में ही रहे, मतलब कि सेंटर ऑफ मास जहां था वहीं रहे। अब कहाँ था ये सेंटर ऑफ मास? तो यहीं पे था। मतलब ये क्या होंगे कि हमेशा इस सेंटर ऑफ मास को यहाँ रखने के लिए ये सिमेट्रिकली ऐसे मूव करेंगे सो दैट कि ये हमेशा क्या हो, हमेशा जो ट्रायंगल के वर्टेक्स पे ही रहेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल के। मतलब यही ट्रायंगल रहेगा, ट्रायंगल का साइड की लेंथ बढ़ती जाएगी। इक्विलैटरल है तो हमेशा इक्विलैटरल टाइप के ट्रायंगल के वर्टेक्स पे ही रहेंगे, उसकी साइड हो जाएगी ए हो जाएगी, 2a हो जाएगी, 3a हो जाएगी, ऐसे जो है बढ़ती जाएगी। और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से या सिमेट्री से हम ऐसे दे सकते हैं कि वेलोसिटीज जो है इनकी सेम होगी, वेलोसिटीज इनकी सेम होगी, कि अगर किसी की भी वेलोसिटी ज्यादा होगी तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल डिस्टॉर्ट हो जाएगा। ट्रायंगल डिस्टॉर्ट हो जाएगा तो सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा होगा, वो है नहीं, इसीलिए सिमेट्री से तीनों जो है सेम स्पीड से मूव करेंगे सो दैट कि सेंटर ऑफ मास जो है वो रेस्ट पे रहे। तो अब इसमें क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ईच पार्टिकल्स व्हेन दे आर एट इनफाइनाइट सेपरेशन और व्हेन दे आर लोकेटेड एट द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल 2a। मतलब ट्रायंगल का साइड जब a से 2a जाए तो इनकी वेलोसिटी क्या हो जाए? तो वेलोसिटी क्या हो जाए? वही है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर याद होगा पोटेंशियल एनर्जी लिखा था इसका, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी kq² बाई a, ऐसे जो है 3 टर्म्स रहेंगे, प्लस काइनेटिक एनर्जी 0, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी kq², डायमेंशन कितना हो रहा है 2a इंटू 3, और प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² एक पार्टिकल का इंटू ऐसे जो है 3 पार्टिकल। तो सेम लॉजिक जो है ऐसे क्वेश्चन में भी अप्लाई हो सकता है। ठीक है, समझे? यस सर। ठीक है, किसी को कोई डाउट? ठीक है, ये अब इसके बाद जो ये पोटेंशियल और डाइपोल है हमारा, पोटेंशियल डाइपोल हम पढ़ेंगे, डाइपोल वाला हम बाद में। अभी गॉस लॉ पढ़ लेते हैं। तो गॉस लॉ से जो है तुम्हारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा, उसमें वही बचा हुआ है। गॉस लॉ है। अब डाइपोल क्या है? डाइपोल एक स्पेशल केस है पॉइंट चार्ज के कॉम्बिनेशन का। तो डाइपोल वाली चीजों को पॉइंट चार्ज से रिलेट करके हम लोग उसको समझ सकते हैं। इसलिए डाइपोल के ऊपर क्या फील्ड है, क्या पोटेंशियल है, वो हमें फाइंड करना है। और ये फिर ये कैलकुलेशन है डिफरेंट डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ से पोटेंशियल फाइंड करने के लिए। तो उसको फाइंड करेंगे उसको बाद में, बाद में मतलब ये गॉस लॉ के बाद। तो तुम्हारा तो एग्जाम 26 से स्टार्ट है ना? तो यस सर। पहला हाँ तो सर। फिजिक्स ही है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में वो जितने भी इलेक्ट्रिकल ये 1 2 3 वाले चैप्टर हैं, कलर कोडिंग है, ये यूनिट एंड डायमेंशन जितनी क्वांटिटीज है ना एनसीईआरटी के एंड में वो दिया रहता है उसका। कि जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है वो पढ़ेंगे, पोटेंशियल है, फील्ड है, ये सब के डायमेंशन, रेजिस्टेंस के डायमेंशन, कंडक्टिविटी। तो यूनिट एंड डायमेंशन के ऊपर तुम्हारे जो 4 5 क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर उसके बाद छोटे मोटे न्यूमेरिकल हो जाएंगे, ग्राफ हो जाएंगे। तो जितना भी पढ़े उसको एक बार रिवाइज कर लेना है क्विकली। करंट में तो ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन क्या ही होगा, वो तो कर लोगे अगर सिली मिस्टेक नहीं करते हो तो उसको एक बार रिवाइज कर लेना है। 50 क्वेश्चंस हो जाएंगे ऑब्जेक्टिव, उसको जो है सॉल्व कर लेना। सर कितने क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में? 50 क्वेश्चंस, 2 hours, 1 50 मार्क है। ईच। हाँ 50 1 मार्क ईच होगा, नेगेटिव मार्किंग है नहीं। तब तो धुआंधार मारोगे। तो
इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स से पहले जो है हम देखते हैं कि एरिया, एरिया क्या है? एरिया स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर। एरिया जो है वेक्टर क्वांटिटी है। एरिया को हम फाइंड करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट से, ए क्रॉस बी। अब वो एरिया जो है, एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा? कोई भी अगर हम एरिया ऐसे मान लो कंसीडर करते हैं, एक छोटा सा एरिया है, इस एरिया का मैग्नीट्यूड है ds, तो जो एरिया वेक्टर हो जाएगा डी ए वेक्टर, डी ए वेक्टर इज इक्वल टू ds इंटू एन कैप। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ds और ये जो है उसका एरिया परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब ये समझ में आएगा कि भाई इसके तो दो परपेंडिकुलर पॉसिबल है, किधर भी, एक अपवर्ड भी एक डाउनवर्ड भी। तो क्या एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा? या एक डायरेक्शन हम पॉजिटिव लेंगे तो दूसरा जो है नेगेटिव होगा। तो ऐसे केस में हम एरिया को डिवाइड करते हैं। एरिया जो है दो टाइप के होंगे, एक होता है ओपन एरिया, दूसरा होता है क्लोज एरिया। क्लोज एरिया वो होता है जो कि कुछ फाइनाइट वॉल्यूम इनक्लोज करे। क्लोज एरिया विच इनक्लोजेस द सम फाइनाइट वॉल्यूम। ओपन एरिया तो ठीक है, वो कुछ वॉल्यूम इनक्लोज नहीं करेगा। प्लेट टाइप का कोई एरिया है या ऐसे कर्व टाइप का है, बेंड है, तो ये कुछ फाइनाइट वॉल्यूम इनक्लोज नहीं करेगा। तो ओपन एरिया का कोई भी नॉर्मल, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ओपन एरिया का कोई भी नॉर्मल हम पॉजिटिव मान सकते हैं। मतलब कोई कहेगा कि हम इसको पॉजिटिव ले लेते हैं, तो ठीक है तुम ले लोगे, इसको पॉजिटिव लोगे, डाउनवर्ड वाले को मैंने पॉजिटिव लिया तो वो ले लोगे, उसके अकॉर्डिंग हम एरिया वेक्टर लिख लेंगे। बट क्लोज्ड एरिया में कन्वेंशन है कि आउटवर्ड नॉर्मल इज टेकन एज पॉजिटिव। ठीक है, direction of area vector is perpendicular to the surface of open area and any perpendicular can be taken as positive, while closed area outward normal is positive. क्लोज्ड एरिया हम आगे देखेंगे कि कोई भी क्लोज्ड सरफेस होगा तो उसी को हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो हमेशा क्लोज होता है। क्या गॉसियन सरफेस स्फेरिकल होना जरूरी है, क्यूबिकल होना जरूरी है? कोई जरूरी नहीं है, वो किसी भी शेप का हो सकता है, बट वो क्लोज होगा, फाइनाइट वॉल्यूम इनक्लोज करेगा। ठीक है, तो इसका हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल पॉजिटिव होगा। ये कन्वेंशन है, इसको फॉलो करना है। ये नहीं कि इनवर्ड वाले को ले लिया, कुछ भी नहीं ले सकते। तो ये तो हो गया एरिया, एरिया का डिवीजन और उसका जो है एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कोई भी ले सकते हैं। अब होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो मान लो कि कोई छोटा सा एरिया है और इस एरिया पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, और यहाँ से है डी फाई, सॉरी एरिया वेक्टर, ये है डी ए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल क्या है? थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस के बीच का एंगल क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस के बीच का एंगल क्या, समझ पा रहे हो? कि पाई 90 डिग्री। पाई बाई 2 90 डिग्री। माइनस, अबे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के साथ एंगल थीटा डिग्री है, तो सरफेस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना एंगल होगा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एरिया वेक्टर है, ये है थीटा। सरफेस के साथ 90 माइनस थीटा। तो हमेशा क्वेश्चन में ये थोड़ा ध्यान से देखना है, कई बार एंगल दिया होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ सरफेस, तो हमें फ्लक्स के कैलकुलेशन के लिए चाहिए एंगल कौन सा? विथ नॉर्मल। 60 डिग्री। तो वहां से सब्ट्रैक्ट करके देखना है कि एंगल विथ नॉर्मल दिया हुआ है या विथ सरफेस दिया हुआ है। तो यहाँ से हम डिफाइन करते हैं कि जो डी फाई है, डी फाई दिस सरफेस इज इक्वल टू ई डॉट डी एस और डी ए। फ्लक्स की यूनिट, जैसे फ्लक्स की यूनिट है डायमेंशन इंपॉर्टेंट है, याद आता है। ये क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इसकी यूनिट हो जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। फोर्स पर यूनिट चार्ज हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। तो यहाँ से ये डॉट प्रोडक्ट है, स्केलर है, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, ये सारी प्रॉपर्टीज इसकी होंगी। तो पहला था कि ये एक एरिया डिफाइन किया और उससे जो है फ्लक्स डिफाइन किया। एरिया और फ्लक्स डिफाइन करने के बाद ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब मान लो लार्ज एरिया है, तो लार्ज एरिया में जो टोटल फ्लक्स होगा दैट इज इक्वल टू सारे फ्लक्स को हम ऐड कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई। आई बात समझ में? तो ठीक है, इसको जो है फ्लक्स वाला जो है कैलकुलेशन हम लोग बाद में, फ्लक्स कैसे करेंगे बाद में है। तो यहाँ से एक बार थोड़ा सा एक बार गो थ्रू कर लोगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग गॉस लॉ और इसका एप्लीकेशन ये देखेंगे आगे।
ठीक है, चलो फिर तब पढ़ाई करो। ये अभी ब्रेक है तुम्हारा कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, Yes, sir.